सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE के हालिया आंकड़े भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर लेकर नहीं आई है। आंकड़े बता रहे हैं कि सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद बेरोजगारी दर में वृद्धि हो रही है। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति IAS यूट्यूब चैनल। साथियों, आज हम CMIE के आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे, साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भावी चुनौतियों और संभावनाओं पर भी विचार विमर्श करेंगे। उससे पहले आपके लिए एक सूचना है। संस्कृति IAS परिवार जो है नए साल के ऑफर के तौर पे आपके लिए एक बड़ा धमाका लेके आई है। जितने भी कोर्स हैं उस पर 20% तक का छूट दिया गया है और इसकी अवधि जो है अब बढ़ा करके 5 जनवरी तक कर दी गई है। देखिए, कोर्स कौन सा है? ऑनलाइन लाइव क्लासेज अगर आप लेते हैं तो 20% तक की भारी छूट दी गई है आपको। वहीं अगर आप पेन ड्राइव कोर्स लेते हैं तो 25% तक का छूट आपको इसमें मिलेगा। और DLP यानी कि डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम लेते हैं तो इसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही खंड आपको दिए जाते हैं और इसमें भी 20% तक की छूट दी गई है। ध्यान रखना है, इसकी जो डेडलाइन है वो 5 जनवरी तक रखी गई है। इसके लिए अधिक जानकारी अगर आपको चाहिए तो संस्कृति IAS की जो वेबसाइट है वहाँ जाकर के आप और अधिक जानकारी ले सकते हैं या फिर दिए गए नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके भी और जानकारी आप ले सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपनी खबर की तरफ। देखते हैं कि यह खबर चर्चा में क्यों है। देखिए, न्यूज़पेपर के कटिंग पे जरा गौर कीजिए। यहाँ इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट रेट राइजेज टू 8.30% इन दिसंबर। ये दिसंबर के महीने की बात की गई है कि भारत की जो बेरोजगारी दर है वह 8.3% बढ़ गया है दिसंबर में, हाईएस्ट इन 16 मंथ्स। पिछले 16 महीने में सबसे अधिक बेरोजगारी दर ये पर पहुंच गई है, ये अखबार की ये खबर कहती है। दूसरा देखिए, इंडिया जॉबलेस रेट राइजेज टू 16 मंथ हाई ऑफ 8.3% इन दिसंबर। और ये आंकड़ा किसका है? CMIE का। तो इसकी चर्चा और हम करेंगे। इसमें खबर में आप देखेंगे गौर से तो इसमें यह भी बताया गया है कि शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी की स्थिति क्या है और ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी की स्थिति क्या है, डिटेल से बताया गया है। किन किन राज्यों में की स्थिति कैसी रही है, कहाँ बेरोजगारी सबसे अधिक है, इसकी भी बात की गई है। कारणों पर भी थोड़ा सा नज़र दिया गया है। हम विस्तृत इसकी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, मुद्दा क्या है। CMI ने एक आंकड़ा अभी पेश किया है, दिसंबर का ये आंकड़ा। तो उसमें बताया क्या गया है कि दिसंबर 2022 की स्थिति जो है बेरोजगारी दर की अगर देखें तो भारत में बेरोजगारी दर पिछले जो है 8% था, यानी कि नवंबर में, और दिसंबर में 8.3% हो गया है। तो 16 महीने में यह सबसे अधिक दर पर यह बेरोजगारी जो दर है वह पहुंच गई है। इसको जरा मैं एक डेटा से आपको दिखा देता हूं। इसमें देखिए, सबसे पहले शहरी बेरोजगारी दर की भी बात की गई है, ग्रामीण बेरोजगारी दर की भी बात की गई है। अगर शहरी बेरोजगारी दर की देखें आप तो यह जो आंकड़ा दिखाया गया है, यह ग्राफ, यह शहरी और ग्रामीण दोनों ही बेरोजगारी दर को दिखाता है। साथ ही ये सर्कल में रेट जो आप देख रहे हैं ये ऑल इंडिया, पूरे भारत में बेरोजगारी दर की क्या स्थिति है महीने के हिसाब से 2022 की, वहाँ भी दिखाता है। अब देखिए जरा, ये देखिए, ये शहरी क्षेत्र को दिखा रहा है बेरोजगारी दर, यह ग्रामीण स्तर पर दिखा रहा है और यह है जो ऑल इंडिया में। तो मैं 2 महीने की तुलना आपको करके बताता हूं। यह अप्रैल से दिसंबर तक दिखाया गया है और इसका सोर्स कौन सा है? CMIE अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ये जो आंकड़ा पेश करने वाली संस्था है उसी ने इस डाटा को जारी किया है। तो नवंबर और दिसंबर में जरा मैं तुलना करके आपको बताता हूँ। देखिए, नवंबर के महीने में आप शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी दर जो है 8.96% है, जबकि दिसंबर में शहरी बेरोजगारी दर जो है वह 10 के पार निकल चुकी है, 10.09% है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि नवंबर के मुकाबले दिसंबर में शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर में वृद्धि आई है। वहीं ग्रामीण क्षेत्र पे एक बार नज़र डालिए तो नवंबर में 7.55% बेरोजगारी दर ग्रामीण क्षेत्रों में रही है। वहीं दिसंबर में अगर नज़र दौड़ाते हैं तो 7.44% है, यानी कि नवंबर के मुकाबले दिसंबर 2022 में ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दर में कमी आई है। ध्यान रखना है, यहाँ शहरी क्षेत्र में बढ़ोतरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दर में कमी आई है। कमी कितना है? बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं है, मामूली अंतर ही है, लेकिन इकोनॉमी जो है वो आंकड़ों का खेल है। तो उसमें आप देखेंगे कि मामूली कमी ही, लेकिन कमी दिख रही है। वहीं अगर आप ऑल ओवर इंडिया पर देखें भारतीय स्तर पर तो नवंबर के महीने में यही आंकड़ा बताया गया है कि ये बेरोजगारी दर जो है 8% था, लेकिन दिसंबर में 8.3% तक का पहुंच गया है ये बेरोजगारी दर। ये पूरा आंकड़ा जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट का CMIE के
द्वारा जारी किया गया है। अब इसके प्रमुख बिंदु पे देखिए, यहाँ पर चर्चा करते हुए इसके जो प्रबंध निदेशक हैं CMIE के महेश व्यास जी, उन्होंने ये कहा कि यह आपको दिख तो रहा है लेकिन यह बहुत चिंता का विषय नहीं है, यानी कि जो ये बेरोजगारी दर बढ़ा है इसके लिए बहुत फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट उन्होंने एक कदम आगे बढ़ते हुए इसे सकारात्मक एक रुख भी कहा है। कैसे, जरा इस पर नज़र दौड़ाते हैं, इस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, उनका कहना है कि आप डेटा देख रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि जो 8.3% जो है दिसंबर में बेरोजगारी दर बढ़ी है, जो पिछले 16 महीने के उच्चतम स्तर पे है। लेकिन उसके पीछे एक और कहानी है, यह क्यों बढ़ी है ये बेरोजगारी दर दिसंबर में इतना, उसका कारण जो है ये कार्यशील आयु हमारा है। हमारा जो कुल कार्यशील आयु है, आप जानते हैं कार्यशील आयु क्या होता है, जो 15 साल से 64 साल की जो आयु होती है, इकोनॉमी उसे कार्यशील आयु कहती है। अब बहुत सारे सरकारी नौकरी या वैसे भी कहीं देखते होंगे प्राइवेट फर्म में कि 60 साल रिटायरमेंट की एज हो जाती है, ठीक है। 21 साल के बाद आप वोटिंग डालने लगते हैं, 18 साल में वयस्क हो जाते हैं। लेकिन अर्थव्यवस्था की भाषा में कार्यशील आयु जो है, जैसे ही आप 15 साल के होते हैं और 64 साल तक आप उत्पादन करने वाले माने जाते हैं, आपसे ये उम्मीद की जाती है कि अर्थव्यवस्था में आप अपना योगदान दें। तो ये कह रहे हैं महेश व्यास जी, इसके प्रबंध निदेशक, कि दिसंबर के महीने में जो है कार्यशील आयु यानी कि 15 से 64 साल की जो आयु के लोग हैं उनका दर बढ़ा है, उनकी संख्या बढ़ गई है। और संख्या कितनी बढ़ गई है दिसंबर में? 40.48% तक बढ़ी है, जो कि पिछले 12 महीने में सबसे अधिक है, यानी कि पूरी साल में 2022 में ये सबसे अधिक है। इसका एक सामाजिक पहलू जरा देख लेते हैं। अगर इनके स्टेटमेंट पर हम थोड़ा सा विश्लेषण करें तो इसका सामाजिक पहलू ये हुआ कि इसका मतलब है कि भारत में जो शिशु मृत्यु की दर है उसमें कमी आ रही है। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा ये पॉइंट हुआ कि जो हमारा मृत्यु दर है, अधिक उम्र होने पे लोगों की जो मृत्यु हो रही है, वहाँ भी मृत्यु दर में कमी आई है। तो जन्म दर में वृद्धि आ रही है, मृत्यु दर में कमी आ रही है। कुल मिलाकर देखें ओवरऑल तो जो जीवन प्रत्याशा है भारतीय लोगों का, वह इससे आगे चल के बढ़ सकता है। और अगर इस कार्यशील आयु में अधिक से अधिक लोग शामिल होंगे तो यह आगे चल के भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर ही होगा। अभी तो अचानक से उछाल देखने को मिला है, अधिक लोग वहां पहुंच चुके हैं उस एज ग्रुप में, तो बेरोजगारी भी अधिक दिख रही है। लेकिन यही लोग आगे चल के इकोनॉमी में एक्टिव पार्टिसिपेट भी करेंगे। तो जो बेरोजगारी दर आपको उछाल करके दिसंबर में 8.3% तक दिख रहा है, वह संभव है आपको आने वाले कुछ महीने में, कुछ वर्षों में बहुत अच्छी स्थिति में दिखे। ये पूरा इनका ये स्टेटमेंट है। तो इसको आप समझिएगा, कई जो अर्थशास्त्री हैं उन्होंने भी इस बात पर उनका भी यही रवैया रहा है इस मुद्दे को लेकर के। देखिए, ये जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि किन किन राज्यों में बेरोजगारी दर सबसे अधिक रही है। अब राज्यों की स्थिति देखें तो एक मैं मैप से दिखाता हूं। सबसे अधिक जो बेरोजगारी दर किसी राज्य में रही है वह हरियाणा है, और हरियाणा के बाद उसका पड़ोसी राज्य ही है, सीमा साझा करता हुआ राजस्थान। तीसरे नंबर पर दिल्ली है, और चौथे नंबर पर बिहार, और पांचवें में उसका पड़ोसी राज्य झारखंड। जरा आंकड़ा देख लेते हैं कि हरियाणा में 37.4% तक बेरोजगारी दर है मौजूद, इस अभी दिसंबर के आंकड़े के अनुसार। राजस्थान में 28.5, दिल्ली में 20.8, लगभग 21% लोग दिल्ली में जो दिसंबर के महीने के आंकड़े के अनुसार बेरोजगार हैं। बिहार में 19.1% और झारखंड में 18। अब जरा इन आंकड़ों पे नजर देखें और इन राज्यों पे कि कौन कौन से ये राज्य हैं। अगर आप भारत के नक्शे में पूरा देखें तो अगर हम मान लेते हैं कि यह जो हिस्सा है दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत हो गया, या मध्य भारत और इधर उत्तर भारत का हिस्सा, तो आप देखेंगे कि ये जो चारों पांचों टॉप पे जो राज्य हैं जहां बेरोजगारी दर सबसे अधिक है, वो उत्तर भारत के राज्य हैं। उत्तर भारत में भी वो सारे राज्य अधिकांशतः हैं जो हिंदी भाषी बेल्ट हैं। इसमें से कई राज्य ऐसे हैं जहां पलायन की समस्या ज़्यादा तौर पर देखी जाती है, लोग का प्रवासन होता है, चाहे बिहार से हो, झारखंड से हो, राजस्थान से हो। एक दिलचस्प स्थिति आप इसमें देखिए कि यह दिल्ली जो है, देश की राजधानी, देश का दिल जिसे कहते हैं, दिल्ली में भी बेरोजगारी दर काफ़ी अधिक है और वह लगभग 28.5% है। देखिए, दिल्ली में जो बेरोजगारी दर है वह 20.8% तक बढ़ करके पहुंच गई है। अब आप देखेंगे कि दिल्ली जैसे शहर जहां पर उद्योग धंधे हैं, सर्विस सेक्टर अच्छा काम कर रही है, फिर भी इतनी बेरोजगारी दर क्यों है? इसका एक कारण हो सकता है कि दिल्ली में जो शहरी दबाव जिसको आप कहते हैं ना, शहरी क्षेत्र में जो कार्यबल की दबाव होती है, उसका एक उदाहरण यहाँ देखने को आपको मिल सकता है।
बाकी राज्यों से बहुत सारे लोग पलायन करके दिल्ली जैसे शहरों में आ जाते हैं, वहाँ रोजगार की तलाश में आते हैं, अच्छे शिक्षा की तलाश में आते हैं, अच्छा जीवन स्तर तलाशने आते हैं। इस वजह से क्या होता है, वहाँ पे काम का दबाव बढ़ता है उस क्षेत्र पे, और दबाव बढ़ने से फिर वहाँ बेरोजगारी दर स्थिति, उतना काम तो अवेलेबल हो नहीं पाएगा तुरंत में, तो बेरोजगारी दर भी देखने को मिलेगी। तो यह आंकड़ा आपको यह बता रहा है। चलिए इससे आगे जरा बढ़ते हैं। हमने आंकड़ा देख लिया, हमने आंकड़ों को थोड़ा सा तोल मटोल के भी देखा, विश्लेषण किया। अब जरा हम देखते हैं कि यह जो पूरा खेल है बेरोजगारी का, ये बेरोजगारी के क्या प्रकार हो सकते हैं, कैसे हम माने कि हम बेरोजगार हैं या कोई व्यक्ति अर्थव्यवस्था के हिसाब से बेरोजगार है। देखिए, एक होता है प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब हुआ छुपी हुई बेरोजगारी। अब इसका क्या मतलब है, देखिए इसका मतलब अगर मैं आम भाषा में समझाऊं तो कोई काम जो है अगर 5 व्यक्ति मिलकर कर सकता है, लेकिन उसी काम को करने में 7 या 8 व्यक्ति मान लीजिए शामिल है, तो काम उतना ही हो रहा है, 5 का ही व्यक्ति का काम था, 8 लोग शामिल हो गए, तो 3 लोग जो उसमें एक्स्ट्रा शामिल हुए हैं उस काम को करने में, वह तीनों ही प्रच्छन्न बेरोजगारी का हिस्सा हैं। ये कहाँ देखने का आपको ज़्यादा मिलेगा, आप कृषि क्षेत्र में देख लीजिए, क्योंकि भारत में जैसे कृषि होता है तो कृषि एक तरह का पारिवारिक काम के तहत आप देखेंगे इसे। महिलाओं का आप देख रहे हैं कृषि में सहभागिता जो है अधिक बढ़ रही है। अब मान लीजिए एक खेत है, 1 एकड़ जमीन है, बुआई का मौसम है, बुआई होना है, तो 3 लोग मिलकर के 1 एकड़ की बुआई कर सकते थे, लेकिन घर में 1-2 महिला हैं तो उनको लगा कि चलो मैं भी हाथ बटा देती हूँ, बुआई कर देते हैं। 2 लोग और आ गए, तो जो काम को 3 लोग कर सकते थे एक दिन में, अब उसी काम को 5 लोग कर रहे हैं। दिखने में लग रहा है कि ये लोग एक्टिव हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन इकोनॉमी कहता है कि नहीं, ये 2 एक्स्ट्रा लोग जो आए हैं वो बेरोजगार हैं। तो मैंने पहले ही कहा था जो अर्थव्यवस्था है, अर्थशास्त्र है, वो आंकड़ों का खेल है, तो इसको आप समझिए, प्रच्छन्न बेरोजगारी। और ये आपको निश्चित तौर पे एग्रीकल्चर में देखने को मिलेगा। जो परंपरागत काम है, मान लीजिए कोई लोग जो है बढ़ई का काम करते हैं, कुम्हार का काम करते हैं, जो परंपरागत काम है उस क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगा। एमएसएमई सेक्टर में आपको ज़्यादा देखने को मिल सकता है, वहाँ पर बहुत सारे लोग जो पारिवारिक लोग हैं वो शामिल होते हैं उस काम में, लेकिन उनकी वहाँ ज़रूरत दरअसल होती नहीं है। तो एक तरह का ये समझ लीजिए। मौसमी बेरोजगारी क्या होता है, मौसमी बेरोजगारी का मतलब आप समझ सकते हैं कि सीजन के हिसाब से कुछ काम होते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण दूं, अब असम के चाय बागानों को ले लीजिए। वर्ष के कुछ मौसम, कुछ हिस्से होते हैं, कुछ महीने जिसमें वहां काम उपलब्ध होता है, लेकिन जैसे ही 3-4 महीना का समय हुआ, सभी लेबर जो है बेरोजगार हो जाते हैं। एक और उदाहरण समझिए, आप हरियाणा का लेंगे, आप पंजाब का, तो वहाँ जब फसल की कटाई होती है तो बड़े स्तर पे मजदूरों की ज़रूरत होती है। उस वक्त वो दूसरे राज्यों से मजदूर मंगवाते भी हैं, लेकिन मान लीजिए 1-2 महीने में कटाई होगी, फसल तैयार होकर के मंडी तक पहुँच गई, अब तो खेत में फसल है नहीं, तो वो मजदूर जो लाए गए थे बाहर से, अब वो मजदूर सब बेरोजगार हो गए। तो इसको कहते हैं मौसमी बेरोजगारी, कि कुछ समय काम तो मौजूद रहा, लेकिन बाकी समय आपके लिए काम उपलब्ध ही नहीं है। ऐसा भी आपको एग्रीकल्चर में देखने को मिल सकता है, या असंगठित क्षेत्र के जो और काम होते हैं वहाँ आपको इस तरह की चीज़ें देखने को मिल सकती है। संरचनात्मक बेरोजगारी क्या है, देखिए इसमें क्या होता है कि बाजार में जो उपलब्ध नौकरी है, जो जॉब है, ये डिमांड सप्लाई का खेल आप समझिए, कि जो नौकरी का है, स्किल चाहिए, जो नेचर है, और वहाँ जो लेबर का स्किल है, जो लोग लेबर हैं, काम करने वाले लोग हैं, उनको जो काम करना है, उस दोनों में मेल नहीं है। मान लीजिए कि मैं अपना उदाहरण दूं कि मुझे यहाँ पढ़ाना है, लेकिन मैं कैमरा देख के पढ़ा नहीं सकता हूँ, तो यहाँ वैकेंसी है कि पढ़ाना है, लेकिन कैमरा पे नहीं एक्ट करने आ रहा है, नहीं बताने चीज़ें आ रहा है, तो क्या हो गया कि मैं उस नौकरी से, वो डिमांड से सप्लाई मेरा मैच नहीं कर पाया, तो वहाँ काम रहते हुए भी काम नहीं मिलेगा। ये एक होता है। चक्रीय बेरोजगारी समझ लीजिए। दरअसल चक्रीय बेरोजगारी जो है वो पूरी तरह से मार्केट वेस्ट है चीज़ें, यानी कि जब मंदी आएगा आपको, अभी आप देखिए 2023 में कहा जा रहा है बड़े अर्थशास्त्रियों के द्वारा जो 2023 में मंदी आ सकती है। आप वैसे भी अर्थव्यवस्था के इतिहास को अगर देखेंगे ना, पुराने एकदम औद्योगिक काल से ही, तो आप देखेंगे क्या कि हर 10-12 साल पे अर्थव्यवस्था में मंदी आते ही रही है। 2010-12 का आपको समय याद होगा, वहाँ भी मंदी आई थी, रिसेशन था, और अभी 10 साल बीता है, 22-23 में मंदी की फिर से चर्चा चल रही है। अब क्या होता है इस मंदी में, जैसे ही मंदी आएगा मनी फ्लो कम हो जाएगा, मार्केट में अर्थव्यवस्था में जो है गति जो है वो बहुत अच्छी रहेगी नहीं, तो क्या होगा, बड़ी कंपनियां जो है वह क्या करेगी, अपने एम्प्लॉय की छटनी करनी शुरू कर देगी। अब कैसे, अभी देखिए हालिया उदाहरण मैं देता हूँ। ट्विटर, एलन मस्क ट्विटर के मालिक बने, सीईओ भी वही बने हैं।
उन्होंने क्या किया है, सीईओ बनते ही बहुत सारे लोगों को यह नौकरी से निकाल दिया, यह कहते हुए कि अब मंदी आ रही है, उतने लोगों की ज़रूरत नहीं है, हमें अपने खर्चे कम करने पड़ेंगे। अमेजन में भी आपने यही देखा होगा हुआ है, अभी बायजू का देख लीजिए, टेक कंपनी यही की है। ऐसे करके आप मेटा, फेसबुक जो है वो उसने भी यही किया है, जोमेटो ने यही किया है। तो ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां जो है मंदी को देखते हुए, बाजार की स्थिति को देखते हुए, लोगों को स्किल्ड है, उनकी ज़रूरत है, लेकिन उनको लग रहा है कि अभी खर्चे पे थोड़ा कंट्रोल कर ले, डिमांड मार्केट में बहुत नहीं है काम का, तो अभी बहुत ज़्यादा लोग ना वैकेंसी में रखें। तो इस वजह से क्या, वो सभी लोग बाहर निकाल दिए गए, तो वो सभी बेरोजगार हो गए हैं। लेकिन जैसे ही अर्थव्यवस्था फिर गति पकड़ेगी, डिमांड बढ़ेगा काम का, तो उन सभी लोगों को फिर से जॉब मिलेगा, या किसी दूसरे लोगों को, तो फिर से रोजगार का जो चक्र है वो चल पड़ेगा। अब मान लीजिए तकनीकी बेरोजगारी क्या होता है। देखिए, समय के साथ क्या होता है ना, तकनीक का डेवलप होता है। मान लीजिए कोरोना काल में बहुत सारे शिक्षक ऐसे थे, एक उदाहरण समझाता हूँ, डायरेक्ट पढ़ाते थे, आकर के क्लासरूम में आके पढ़ाते थे। अब क्या हुआ, कोरोना हो गया, लॉकडाउन हो गया, घर में सब बंद हैं, लेकिन शिक्षण व्यवस्था चलनी है। वो सभी लोग जो कैमरा पे नहीं पढ़ा सकते थे, टेक फ्रेंडली नहीं थे, चीज़ें सही से टेक्नोलॉजी को नहीं समझते थे, आप देखेंगे वो सभी शिक्षक बेरोजगार हो गए। लेकिन वो लोग जिन्होंने अपने आप को एडजस्ट कर लिया इस माहौल में, टेक्नोलॉजी को समझ लिया, अपडेट कर लिया खुद को, आप कह सकते हैं व्यक्ति खुद के सॉफ्टवेयर को अपडेट कर रहा है, आप इस भाषा में कहें, तो वह व्यक्ति फिर उसका हिस्सा बना रह गया। तो तकनीक का एक खेल है। मान लीजिए कोई इंजीनियर है जो डिजाइनिंग करता है, वह मैन्युफैक्चरिंग का वर्क करता है। मान लीजिए वो डिजाइनर इंजीनियर है और वह एक व्हील बना रहा है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, कार के लिए एक व्हील बना रहा है, और उसका सॉफ्टवेयर होता है एक ऑटोकैड, तो वह उस पर काम कर रहा है, व्हील को तैयार कर रहा है 2 डायमेंशन में। अभी तक उस पर ही काम चल रहा था। इंडस्ट्री की डिमांड ये आई कि नहीं, अब जो है हमें 3D में चाहिए इमेजेस, जो व्हील बनेगा वो 3D में चाहिए। अब 3D में ऑटोकैड पे नहीं बन पाएगा, तो सॉलिड वर्क आना चाहिए उसको। सॉलिड वर्क एक सॉफ्टवेयर होता है, तो उस इंजीनियर को सॉलिड वर्क पे काम करना आना चाहिए उस सॉफ्टवेयर पे। अब उसे नहीं आ रहा है काम करने, वो अपडेट नहीं है नई टेक्नोलॉजी से, तो फिर क्या होगा, वह रिजेक्ट हो जाएगा। उसकी ज़रूरत है एक एम्प्लॉय की, लेकिन वो अपडेटेड नहीं है उस तकनीक से, इसीलिए वो उसे बाहर कर दिया जाएगा, अर्थव्यवस्था से वो बाहर हो जाएगा, वो बेरोजगार हो जाएगा। चलिए, हम टाइप्स देख लिए अनएम्प्लॉयमेंट के। जरा आप देखते हैं कि भारत की स्थिति, जरा इन सब चर्चों पे लाते हैं, आप भारत के संदर्भ में देखते हैं कि भारतीय जनसंख्या का देखेंगे, औसत आयु जो है 29 वर्ष से कम है। यानी कि हम अगर दुनिया में देखें ना, तो सबसे युवा देशों में से एक है। हमारी जो अभी एज ग्रुप है, आप देखेंगे एवरेज 29 वर्ष के आसपास है। 2020 के आंकड़े कहते हैं कि भारत का जितना भी आबादी है, उसका लगभग 67% जो आबादी है वो 15 से 64 वर्ष में है। 15 से 64 वर्ष कहने का मतलब क्या हुआ, इकोनॉमी के भाषा में जो कार्यशील आयु के लोग हैं वो। तो हमारी जो जनसांख्यिकी लाभांश है, यह बहुत अच्छी स्थिति में भी है, हमें इसका उपयोग भी अच्छे से करना आना चाहिए इस आयु वर्ग का। अब देखिए, बेरोजगारी के कारण क्या हो सकते हैं। यूँ तो कई कारण हैं, लेकिन अगर हम शुरू करें सामाजिक कारण से, तो सामाजिक कारण आप देखेंगे कि भारत में जो काम शुरुआत से ही रहा है ना, वो जाति व्यवस्था से रही है, बंधी हुई चीज़ें। तो एक फ्रेम बन गया है लोगों के माइंडसेट में कि अमुक जाति का आदमी अमुक काम नहीं कर सकता है, जाति के आधार पर काम की श्रेष्ठता या निम्नता तय हो गई है। तो ये भी एक काम होता रहता है, डिमांड है, लेकिन लोग वहाँ नहीं जा पाते हैं उस काम को करने, तो बेरोजगारी बनी रहती है। दूसरी चीज़ एक देखेंगे सामाजिक सुरक्षा को लेकर के, अगर सामाजिक कारण में आप देखें, सामाजिक सुरक्षा को लेकर के बात भारत में बहुत करते हैं, पूरी दुनिया में होती है। कोरोना में आपने देखा ही, उसमें क्या होता है, जो लोग सरकारी नौकरी की चाहत में हैं कि गवर्नमेंट के साथ जुड़ के मैं काम करूं, अभी कोरोना में क्या हुआ कि जो लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे उनकी सैलरी तो आती रही, लेकिन जो प्राइवेट फर्म में लोग थे उनकी सैलरी रुक गई, वो उनके जीवन बहुत परेशानी से गुजरा। तो लोगों का क्या है कि सामाजिक सुरक्षा के लिए वो चाहते हैं कि सरकारी नौकरी में चले जाएं। अब वो कई बार लंबा समय भी लगता है, उस चूँकि वैकेंसी कम रहती है, लोगों की जो कैंडिडेट है उनकी संख्या अधिक है, तो उसमें टाइम लग जाता है। तो एक ये सब कारण होता है कि लंबे समय तक आप बेरोजगार रह जाते हैं। मान लीजिए 15 साल में आप कार्यशील आयु में आ गए, अब आपको इकोनॉमी में एक्टिव हो जाना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए, लेकिन आप 28, 30, 32 साल तक तैयारी ही कर रहे हैं, सरकारी नौकरी पाना चाह रहे हैं, तो आप क्या हुए कि आप उस वक्त बेरोजगार हैं, अर्थव्यवस्था में आपको योगदान नहीं दे पा रहे हैं। तो यह एक कारण देखिए। दूसरा, तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या। भारत जो है, अब आप समझ लीजिए कि हम 135 करोड़ से ऊपर निकल ही गए हैं, मतलब चाइना कुछ ही दिन में हमसे पीछे होगा जनसंख्या के मामले में।
अब कोई भी सरकार हो, कितनी भी अच्छी पॉलिसी हो, कितनी भी अच्छा मार्केट उसके पास हो, लेकिन रिसोर्सेज जो है वो तो सीमित है ना। तो अगर रिसोर्सेज का हम दोहन स्तर तक कर लें, संसाधन का बिल्कुल अंतिम स्तर तक दोहन कर दें, खर्च कर दें, बावजूद भी अगर हम जनसंख्या पे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो भूमि उतना ही है, हवा उतना ही है, जो जलवायु की स्थिति है क्लाइमेट की वो भी वही है, तो संसाधन जो कम पड़ते जाएंगे, जनसंख्या बढ़ती चली जाएगी, तो बेरोजगारी की स्थिति बनी ही रह जाएगी। तो हमें अपनी जनसंख्या पर भी काम करना पड़ेगा। चलिए, कृषि पर निर्भरता, मैंने कृषि का पहले ही चर्चा किया कि प्रचंड बेरोजगारी कृषि में बहुत दिखी जाती है और हमारी जो अर्थव्यवस्था है वह कृषि पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। अभी आप देखेंगे कोरोना में, आप हाल देखेंगे, लोग जो पलायन करके शहर आए थे वापस से गांव गए। बहुत सारे लोग आप देखे होंगे कि पलायन कर रहे हैं, प्रवासी मजदूर जा रहे हैं, तो वहाँ पे वो सब फिर कहाँ गए, एग्रीकल्चर पे चले गए। पहले से ही वहाँ एक्स्ट्रा लोग थे एग्रीकल्चर पे, बाद वहाँ के और लोग गए और उस पर दबाव बन गया। तो इसको बेहतर करना पड़ेगा, इसके लिए अच्छे कानून भी बनाने पड़ेंगे। आपको अगर ध्यान होगा, सरकार 3 कृषि बिल लेकर के आई थी, कुछ विवाद हो जाने की वजह से वो कृषि बिल पास नहीं हो पाया। तो सरकार को प्रयास करना होगा कि अच्छे कृषि बिल लेकर के आए ताकि यहाँ पर निवेश हो, इस पर निर्भरता कम हो, क्योंकि भारत की लगभग अभी भी 60% आबादी जो है वह कृषि पर निर्भर है। और इतनी बड़ी जनसंख्या हो जिस देश की, जहाँ पर इतना बड़ा मार्केट हो, मैन्युफैक्चरिंग का इतना बड़ा जो गुंजाइश बने हो, सर्विस सेक्टर अच्छा हो, वहाँ कृषि पर इतने लोग, अगर प्राथमिक सेक्टर पे इतने लोग डिपेंड हो, यह किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी नहीं हो। और भारत जैसे बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए, महत्वाकांक्षी अर्थव्यवस्था के लिए यह तो कतई बढ़िया नहीं है। कुटीर और लघु उद्योगों का अल्प विकास हो रहा है। ये जो एमएसएमई सेक्टर है, इसकी बात की जा रही है। देखिए, सिंपल सी बात है कि अगर आपको जॉब क्रिएट करना है किसी भी इकोनॉमी में, तो उस देश को अपने एमएसएमई सेक्टर पे काम करना ही होगा, क्योंकि यहाँ से जॉब क्रिएटर निकलता है। बाकी सभी जगह जो है जॉब सीकर हैं, उनको नौकरी चाहिए होती है। यहाँ अगर उद्योग लगता है, उद्योग बड़े स्तर का ना भी हो चलेगा, लेकिन यहाँ से कुछ कुछ लोगों को जॉब मिलते रहता है। बहुत स्किल्ड की भी जरूरत तो वहाँ यहाँ नहीं होती है। आप सेमी स्किल्ड लोग भी हैं तो इस सेक्टर में आकर के काम कर सकते हैं। तो यह रोजगार देने का एक बड़ा साधन है। भारत का जो लगातार प्रयास है सरकारी स्तर पे कि एमएसएमई सेक्टर को बहुत बेहतर किया जाए। आप देखेंगे अब मेला लगते रहता है कई बार इसका, प्रगति मैदान दिल्ली वगैरह में, और इस पे काफ़ी लोगों को जोड़ा भी गया है। लेकिन हम जितना चाह रहे हैं, जो वांछनीय लाभ है वह अभी तक यहाँ से नहीं मिल पाया है। शिक्षा प्रणाली में दोष, कई बार कहते हैं भारतीय शिक्षा के लिए कि भारतीय शिक्षा जो है सर के बल खड़ी हुई है। तो सबसे पहले तो उसे पाँव के बल खड़ा किया जाना चाहिए, फिर आगे बढ़ेगी वो। तो भारतीय शिक्षा प्रणाली की जो दोष है वह यह है कि यहाँ पे अगर हम टॉप कर रहा है कोई स्टूडेंट, उसे भी टॉप करके नौकर बनना है। वो जॉब क्रिएटर की सोच नहीं है। देखिए, कोई भी इकोनॉमी जो है, कोई भी बिजनेस या स्टार्टअप होता है, वो 4 चीज़ों पे शुरू होगा। एक, लैंड चाहिए, तो लैंड भारत के पास है। एक, लेबर चाहिए, तो भारत के पास श्रम बल तो है ही, 15 से 64 वर्ष की आयु के लोग ज़्यादा से ज़्यादा हैं ही। दूसरा चाहिए कि हमारे पास टेक्नोलॉजी चाहिए। टेक्नोलॉजी में आपके यहाँ पूंजी की बात भी कर सकते हैं और तकनीक की बात भी कर सकते हैं ये। और एक चाहिए रिस्क फैक्टर, जरूर चाहिए हमारे यहाँ रिस्क फैक्टर। कोई भी स्टार्टअप करने के लिए इस पॉइंट की बहुत ज़रूरी है। अब रिस्क फैक्टर कहाँ से निकल के आएगा? शिक्षा से। जोखिम लेने की जो अदा है ना, ये भारतीय युवाओं में नहीं है। वो डरते हैं इस चीज़ से कि बिजनेस स्टार्ट किया, कहीं डूब गया पैसा। तो अगर शिक्षा व्यवस्था इस तरह की बनी रहेगी जहां नौकर बनने के लिए आवश्यक हो, तो व्यवस्था कभी भी सही नहीं होगी, वहां बेरोजगारी बना ही रह जाएगा तब। और जबकि जनसंख्या इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो हमें ऐसी शिक्षा व्यवस्था बनानी पड़ेगी जहाँ स्किल्ड लोग ज़्यादा हों, डिग्रियों पे ज़्यादा जोर ना दे करके। अभी आप देखेंगे हालिया में ही प्रधानमंत्री एक सभा में कहे थे, नरेंद्र मोदी जी, कि हम एक ऐसा सिस्टम बनाना चाह रहे हैं शिक्षा व्यवस्था जिसपे यह जरूरी नहीं होगा कि आपको बहुत ज़्यादा परसेंटेज मार्क्स हैं, आप टॉपर हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, तभी आपको नौकरी मिले। बल्कि ऐसी व्यवस्था हम डेवलप कर रहे हैं, ऐसा मार्केट बना रहे हैं कि आपको काम करने आना चाहिए। अगर आप वीडियो एडिटिंग करते हैं तो आपके पास वीडियो एडिटिंग की डिग्री नहीं है, डजंट मैटर, आपको वीडियो एडिटिंग करना आना चाहिए, आप वो काम कीजिए। और ऐसा ही एलन मस्क, अभी जो दुनिया का समझ सकते हैं कि बड़ा शक्तिशाली आदमी है, धनवान भी है, ट्विटर के सीईओ हैं, उन्होंने भी यही स्टेटमेंट दिया है। वहाँ पे टेस्ला जो उनकी कार कंपनी है, वहाँ पे उनके पास कुछ एम्प्लॉय ऐसे हैं भी जिनके पास मैन्युफैक्चरिंग की या इंजीनियरिंग की बहुत बड़ी डिग्रियाँ नहीं हैं, गोल्ड मेडलिस्ट नहीं है, लेकिन उन्हें वो काम करने आता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की, तो वो उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो हमें भी अपनी शिक्षा को इस तरह का बनाना चाहिए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इसकी संभावनाएं भी हैं।
इस पर विचार किया जा रहा है। चलिए, सरकार और क्या पहल कर रही है? यूँ तो सरकारी स्तर पे बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही है ताकि बेरोजगारी दर में जितनी कमी हो सके, रोजगार के अवसर अधिक से अधिक युवाओं के लिए मिल सके, स्टार्टअप हो सके। कुछ जो पॉपुलर योजना है उसकी चर्चा हम करते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम, मनरेगा, इसको समझ लेना। पहले यहाँ से ये था गांधी राष्ट्रीय रोजगार, तो ये नरेगा के नाम से था, तो कंफ्यूजन नहीं होना है, महात्मा शब्द जोड़ के ही मनरेगा बना। अच्छा, मनरेगा क्या है? यह ग्रामीण सेक्टर में, कई बार प्रीलिम्स वगैरह में ऐसे प्रश्न आएंगे तो ध्यान रखना, यह शहरी क्षेत्र के लिए नहीं है। यह केवल और केवल यह जो रोजगार का गारंटी अधिनियम है यह ग्रामीण सेक्टर के लिए है। तो अभी कोरोना में जो बहुत सारे लोग गांव में गए थे, आपने देखा होगा, उन सबों को के लिए अगर कोई योजना जीवनदायी बनी है तो वो मनरेगा था। तो एक यह बहुत ही पॉपुलर योजना है, जो ग्रामीण सेक्टर है, ग्रामीण क्षेत्र है, वहां पर रोजगार देने का सबसे बड़ा साधन ये योजना बना है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जो स्किल की बात हम अभी कर रहे थे कि लोगों को काम करने आना चाहिए, तो स्किल इंडिया एक मोमेंट शुरू किया गया था। उसी के तहत प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना पर जोर दिया गया है। कई सेंटर बनाए गए हैं कि मान लीजिए कोई युवा है तो उसे अगर हेयर कटिंग करना है तो हेयर कटिंग करना उसको सिखाया जाए, ब्यूटिशियन का काम सिखाया जाए, डिफरेंट तरीके जो भी वो काम करना चाहता है अपने स्किल के आधार पर उसको बेसिक ट्रेनिंग दे करके उस पर आगे बढ़ाया जाए ताकि वो रोजगार में खुद को स्वरोजगार दे सके। आत्मनिर्भर भारत की जो हमारे प्रधानमंत्री संकल्पना सोच रहे हैं वह यहाँ से इन सब चीज़ों से निकलेगा। रोजगार मेला आप देखते होंगे, विभिन्न राज्य सरकार वही है, केंद्र सरकार ही है, तो विभिन्न शहरों में जिला स्तर पे रोजगार मेला का आयोजन करती है। वहाँ पे जो युवा हैं अपने बायोडाटा लेकर के जाते हैं और रोजगार मेला में जो बहुत सारी कंपनियां आती है उनसे बात करते हैं। दोनों का अगर लग गया कि ठीक है हम रह सकते हैं यहाँ काम पे, तो इनको हाथों हाथ वहाँ ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता है। ये एक है। स्टार्टअप इंडिया योजना, इसको जरा गौर से देखिए, भारत में भी काफ़ी चर्चा में है स्टार्टअप इंडिया, यानी कि नई कंपनी खोलना। आप जान रहे हैं कि स्टार्टअप इंडिया से बहुत सारे यूनिकॉर्न निकल रहे हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि पिछला साल तो पूरा हमारा काफ़ी अच्छा रहा है इस मामला में। यूनिकॉर्न कंपनी क्या होती है? मान लीजिए कि कोई टेक कंपनी है, स्टार्टअप की कंपनी है, उसका जो वैल्यूशन होता है एक वित्तीय वर्ष का वह $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक अगर निकल जाए तो उसे यूनिकॉर्न कंपनी कहती है। स्टार्टअप का ये होता है। तो भारत में ऐसी बहुत सारी कंपनियां हो गई है, तकरीबन अब 90 के आसपास से पहुंच गई है ऐसी कंपनियों की स्थिति। हम लगातार इसमें बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि ऐसी कंपनियां जब बनेगी, स्टार्टअप होगा, तो बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। लोग ऐसी कंपनियों की फ्रेंचाइजी भी लेंगे बहुत सारी, हुआ फिर वहाँ भी उस तरह से रोजगार बढ़ेगा। और मेक इन इंडिया की पहल, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया भी और मेड इन इंडिया भी पहल, आप दोनों ही सरकार ये काम कर रही है। अभी आप देखते होंगे नितिन गडकरी जी बार बार, और टेस्ला से भी बात चल रहा है, तो वो कई बार स्टेटमेंट दिए हैं कि टेस्ला को हमने कार बनाने से रोका नहीं है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि भारत में आप आके काम मत कीजिए, हम बस ये कह रहे हैं, नितिन गडकरी जी कहते हैं कि अगर आपको अपना कार बेचना है भारतीय बाजार में टेस्ला को, तो वह ऐसा ना करे कि चीन में कार बना ले और भारत आकर के उसे बेचे, भारत के बाजार का इस्तेमाल करे, ऐसा ना हो, बल्कि वो कार जो है भारत में ही बनाए। टेस्ला की जो इंडस्ट्री है वो यहीं लगाए। क्यों ऐसा कह रहे हैं वो? क्योंकि जब इंडस्ट्री वो यहाँ लगाएंगे तो यहाँ रोजगार उत्पन्न होगा। यहाँ के स्थानीय लोग जो हैं, जो लोग भारत के रहने वाले हैं, युवा हैं, उनके लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। तो यह विवाद टेस्ला के साथ समझ के आप समझ सकते हैं कि आप इस चीज़ को। चलिए, अब हम देखते हैं कि संभावित समाधान क्या हो सकता है। सभी मुद्दों पे हमने चर्चा कर लिया, सरकार के तरफ से या अपने स्तर पे भी देखें समाधान क्या क्या हो सकता है। देखिए, श्रम प्रधान प्रौद्योगिकी का उपयोग करना पड़ेगा, यानी कि ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमें करना पड़ेगा जिसमें मैन फोर्स लगे। अब एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ कि मान लीजिए कि एक इंडस्ट्री है, पार्ले जी की इंडस्ट्री है, वहाँ पे बिस्किट का मैन्युफैक्चरिंग का काम हो रहा है, बिस्किट बन रहे हैं। तो मान लीजिए कोई आदमी जो है वह मैन्युफैक्चरिंग का वर्क देख रहा है, कोई जो है ख़राब बिस्किट आ रहा है उसको छटनी करके निकाल रहा है, कोई आदमी जो है पैकेज कर रहा है, पैकेजिंग बिस्किट की है, फिर कोई उसको तैयार करके पूरा डब्बे को ट्रक में लोड कर रहा है। अब ये एक प्रोसेस है काम होने का, लेकिन आप इसी पे ध्यान दीजिए कि इन सभी कामों में ऑटोमेशन ला दिया जाए, एक मशीन लाया जाए, प्रोग्रामिंग फिट किया जाए कि आप जो ये ख़राब बिस्किट है इसका टेम्परेचर फिक्स कर देंगे कि इससे कम टेम्परेचर का कोई बिस्किट यहाँ से पास किया तो मशीन ऑटोमेटिक उसे बाहर छांट देगी, निकाल देगी। वहाँ अपलोड भी पैकेजिंग खुद और रोबोटिक्स से हो जाए और फिर ट्रक पे उसे लोड भी कर दे रोबोट। ये सारी प्रक्रिया, ऐसा नहीं हो कि मैं कोई हाइपोथेसिस बातें कह रहा हूँ, ये चीज़ें हो रही है इंडस्ट्री में।
तो इससे क्या होगा कि वहाँ 5 लोगों की ज़रूरत थी, लेकिन आप देखेंगे कि ऑटोमेशन आ जाने से, रोबोटिक्स पे काम होने से इन 5 लोगों की नौकरी चली गई। इस चीज़ को ध्यान रखना है कि हम एआई पे काम करें, ऑटोमेशन पे काम करें, रोबोटिक्स पे काम करें, लेकिन ऐसी स्थिति में ना पहुंच जाए कि जहां पर टेक्नोलॉजी में लोगों की ज़रूरत हो ही ना। फिर क्या होंगे, अधिक से अधिक लोगों की छटनी होनी शुरू हो जाएगी और फिर बेरोजगारी दर में ऐसे ही वृद्धि देखने को मिलता रहेगा। संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में इसकी ज़रूरत है, खास करके असंगठित क्षेत्र में तो और भी, क्योंकि सबसे ज़्यादा मार जो है ना अर्थव्यवस्था का, वो असंगठित लोगों को झेलना पड़ता है, जो इस क्षेत्र में लोग होते हैं। सामाजिक सुरक्षा की सबसे ज़्यादा दरकार इन्हें ही होती है, तो इनको ध्यान में रख के भी करने की ज़रूरत है। दूसरा देखिए, कृषि में जो निवेश है उसको बढ़ाना पड़ेगा। अगर कृषि में आपको लाभकारी स्थिति में लानी है कृषि में, तो वहाँ पे पूंजी लगाना पड़ेगा। देश की 60% आबादी अगर कृषि पे निर्भर करती है और कृषि की स्थिति बहुत दयनीय रह जाएगी, तो बेरोजगारी बढ़ता ही जाएगा। प्रचंड बेरोजगारी जो है कृषि में दिखता ही रहेगा। जैसे मैंने कृषि बिल का भी चर्चा किया था, तो कृषि बिल को फिर नए रूप से अच्छे से लोगों से डिस्कशन करके सरकार को पार्लियामेंट में लाना चाहिए, इस पे इन्वेस्ट करना चाहिए इस कृषि क्षेत्र में, ताकि यहाँ लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिले। दूसरा क्या होता है कि कृषि क्षेत्र में अगर निवेश करेंगे ना, तो सरकार की ये आप जानते हैं थे कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करनी थी, पर ऐसा नहीं हो सका। कोरोना निश्चित रूप से कारण रहा, लेकिन पॉलिसी में भी कमी आई। तो किसानों की आय दोगुनी करने के लिए भी एक अच्छा तरीका हो सकता है कृषि का विविधीकरण करना। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए आप मोटे अनाज की खेती करते हैं, आप गेहूं लगाते हैं, मक्का लगाते हैं, धान चावल की आप करते हैं, तो ये सब तो फसल आप कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा आप नकदी फसल करवाएं किसान से। इसके लिए आपको किसान को स्किल्ड करना पड़ेगा, ट्रेनिंग देना पड़ेगा, मिट्टी की जांच करनी पड़ेगी, उन्हें समझाना पड़ेगा चीज़ों को लेकर के, वैज्ञानिकों के साथ कार्यशालाएं वगैरह करानी पड़ेगी। तो सरकारी स्तर पर भी मेहनत करने की ज़रूरत है, लोगों को भी ये समझाने की ज़रूरत है, लोगों को भी आगे आना होगा कि हम परंपरागत खेती से थोड़ा सा आगे निकले, ऐसी खेती करें, ऐसा काम करें जिससे हमारी थोड़ी सी आमदनी बढ़े, अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिले। मान लीजिए कृषि तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही आप मवेशी पाल रहे हैं, 2 गाय पाल रहे हैं, आप मछली पालन कर रहे हैं, आप मुर्गी पालन कर रहे हैं, ठीक है, आप बागवानी खेती कर रहे हैं, आप फूलों की खेती कर रहे हैं। इससे क्या होगा, इसका डिमांड तुरंत है मार्केट में, ठीक है। अब इसका डिमांड तुरंत होगा तो आपका डिमांड सप्लाई चेन बनेगा, आपका जैसे ही सप्लाई ज़्यादा होगा, अधिक से अधिक लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इससे क्या होगा कि इस सेक्टर में अधिक से अधिक लोगों भी खपत होते जाएंगे, अधिक से अधिक लोगों की ज़रूरत पड़ेगी और हमारी बेरोजगारी भी थोड़ी कम होती जाएगी। और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, इस पे काम करने की बहुत ज़रूरत है। हमारे यहाँ इस पे बहुत कम काम हुआ है। अगर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पे हम काम करते हैं तो इससे सीधा जो है वो एक्सपोर्ट बढ़ता है इससे हमारा, तो हमें बड़े स्तर पे काम करने की ज़रूरत है। नोएडा वगैरह में आप जानते हैं कि ये फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाई है, पतंजलि जैसे कंपनियां जो हैं ये इस पे काम कर रही है, लेकिन अभी बड़े स्तर पे इस पे काम करने की ज़रूरत है। अब देखिए, एक मानव पूंजी को बेहतर करने की बात है। हम सब मानव संसाधन हैं। इकोनॉमी की भाषा में मानव पूंजी, ह्यूमन कैपिटल की बात की गई है। एक अच्छा, हम मानव तो हैं, लेकिन हम कैपिटल कैसे बन सकते हैं, पूंजी कैसे बन सकते हैं अर्थशास्त्र की भाषा में। मान लीजिए मैं शिक्षित हूँ, अगर मैं शिक्षित हूँ, मैं स्वस्थ भी हूँ, तो मुझे अच्छा रोजगार का अवसर मिलेगा, तो मैं एक अच्छा मानव पूंजी बनूंगा। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप शिक्षा का स्तर बेहतर करें, आप स्वास्थ्य का स्तर बेहतर करें, इससे रोजगार का जो लिंक होता है वो जुड़ता है, उत्पादकता में इसमें वृद्धि होगी, रोजगार के अवसर भी अधिक से अधिक होंगे। ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करने का बहुत ज़रूरी है। ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करने का मतलब एक तो है कि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर आप डेवलप कीजिए। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब हो गया कि रोड, बिजली, आप पानी की व्यवस्था करिए, अच्छे हॉस्पिटल वहाँ बनाइए, आप स्कूलिंग की अच्छी व्यवस्था करिए। इससे क्या होगा, जो मजदूर जो है पलायन करके शहर में जाते हैं, तो शहर में क्या होता है, दबाव बढ़ता है, वहाँ पर फिर बेरोजगारी बढ़ती है। उन मजदूरों को गांव में ही काम मिलेगा, तो फिर प्रवास की संभावना कम होगी और ग्रामीण क्षेत्रों का विकास भी होगा। राष्ट्रीय रोजगार नीति की आवश्यकता है। देखिए, हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि हमारी लगभग जो 67% आबादी है वो 15 से 64 साल के बीच की है, कार्यशील जो हमारी जो आयु वर्ग है उसमें है। तो जाहिर सी बात है, लंबे समय तक हमारे लिए, आगामी 25-30 साल तक हमारे लिए बेरोजगारी दर जो है चिंता का कारण रहेगा। तो क्यों ना हम इस पर विचार करके सभी राज्य सरकार बैठें, इसके लिए जो संबंधित संस्थान हैं अर्थव्यवस्था के लिए वह बैठें, राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र की सरकार बैठे और राष्ट्रीय रोजगार नीति को बनाएं।
एक ऐसी पॉलिसी बनाए जिस पे युवाओं को आसानी से रोजगार उपलब्ध हो सके, उसके विभिन्न आयामों पे चर्चा करें, रिसर्च करें और इस पे काम करें, ताकि जो हमारा सतत विकास का एक लक्ष्य है कि अभी ही हम सब कुछ ना खर्च कर लें, या संसाधन तो लिमिट है, जनसंख्या हमारे पास है, तो आने वाले समय में जो पीढ़ी के लोग हैं उनको भी काम करने के लिए संसाधन उपलब्ध रहे। तो 2030 तक का एक एजेंडा लेकर के हम इसमें चल सकते हैं। एक देख लीजिए विकेंद्रीकृत विकास। इसमें कहा गया है कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर विकास कम देखा गया है। मैंने आपको इस आंकड़े में भी दिखाया था कि उत्तर भारत का जो क्षेत्र है यहीं पर विकास कम हुआ है, बेरोजगारी दर यहां सबसे अधिक देखी गई है। तो क्यों ना हम उन क्षेत्रों के लिए कुछ विशेष पॉलिसी बना ले। मान लीजिए उत्तर भारत के क्षेत्र हैं, बिहार है या झारखंड है, तो वहां पे इन्वेस्टमेंट हम लाएं। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो सरकार क्या कर सकती है, टैक्स में छूट दे सकती है प्राइवेट इंडस्ट्री को, वहाँ पे जो है स्पेशल इकोनॉमी जोन बना सकती है, SEZ जिसको कहते हैं आप। तो ये सब करके आप बिहार में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में, जो राजस्थान है या हरियाणा है, इन सब जगहों पे जहाँ पे बेरोजगारी दर ऊंचा है वहाँ पे आप इंडस्ट्री लगवा सकते हैं, ताकि बेरोजगारी दर कमे, रोजगार लोगों को मिले, पलायन भी कम हो। तो दिल्ली जैसे बड़े महानगर हैं उस पर भी दबाव इससे कम होगा। और शहरी मनरेगा की ज़रूरत, हमने मनरेगा की अभी चर्चा की थी, मैंने कहा था कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए है। तो मनरेगा जो योजना है वो ग्रामीण क्षेत्र के लिए वरदान हुआ है, अगर रोजगार की भाषा में कहें। तो शहरी क्षेत्र में भी मनरेगा जैसे चीज़ों की ज़रूरत है यहाँ पे लोगों को। हालांकि अभी देखेंगे सरकार जो है मिनिमम वेजेज जो है लागू की है। अगर दिल्ली की मैं बात करूँ, हालांकि हर राज्य में अलग अलग है ये, दिल्ली की मैं बात करूँ तो इसमें स्किल्ड, सेमी स्किल्ड अलग अलग लेवल पे है मिनिमम वेजेज। अगर स्किल देखें तो लगभग 17,000 के आसपास पड़ता है। लेकिन फिर भी अगर हम शहरी मनरेगा करते हैं तो इसमें क्या होता है, रोजगार की साल के कुछ निश्चित दिनों तक रोजगार की गारंटी मिल जाती है। तो बेरोजगारी दर में इसमें व्यापक कमी आ सकता है। और इसकी सिफारिश संसदीय स्थायी समिति ने की भी है केंद्र सरकार को। तो इस पर भी अविलंब विचार करने की आवश्यकता है। इसके अलावा अगर बेरोजगारी दर को कम करना है तो निर्यात को बढ़ाना पड़ेगा। निर्यात बढ़ाने के लिए अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से आपको सही करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के और एक्सपोर्ट तक का काम जो है हमें बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। चलिए, अब सारे मुद्दों पे हमने बात कर लिया है। एक प्रैक्टिस प्रश्न है आपके लिए और आज प्रीलिम्स के फॉर्मेट का है। हाल ही में जारी CMIE की डाटा है जिसकी अभी हमने बात की थी, रिपोर्ट पर विचार करें। CMIE के रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण बेरोजगारी दर, यहाँ ग्रामीण स्तर पर बात की गई है, पिछले महीने की अपेक्षा बढ़ी है। आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। इस रिपोर्ट के अनुसार शहरी बेरोजगारी दर पिछले महीने की अपेक्षा घटी है। ये देखिए, राज्यों की स्थिति के क्रम में हरियाणा सबसे अधिक बेरोजगारी दर वाला राज्य रहा है। ये तीनों ही स्टेटमेंट पर विचार करना है, आपको देखना है कि कौन सा सही है गलत है। उपरोक्त में से सभी कथन का चुनाव करें। जो 4 विकल्प दिए गए हैं, विकल्प में A में केवल 1, B में केवल 2, C में केवल 3 और D में उपरोक्त सभी है। तो इसमें सही कथन कौन होगा यह चुनाव करके आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज जितनी टॉपिक पे मैंने बात किया है वह आपके पठन पाठन को समृद्ध करने में लाभकारी सिद्ध होगा। आज के इस टॉपिक को यहीं रखते हैं, फिर किसी टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।